तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस श्रृंखला में एक कड़ी, एक एपिसोड हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर किसने बनाया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेट की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल कितने मेंबर्स थे और अंततः किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के एक बेहतरीन संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए गए, यानी प्रांतों के चुनाव कराए गए। उस समय तक भारत में ब्रिटिश शासन के तहत कुल 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों का चुनाव करवाया गया। ये चुनाव बहुत ही अहम था क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस चुनाव के बाद बनने वाली सरकारों को काम करने की काफ़ी हद तक स्वायत्तता दे दी गई थी। एक तरह से प्रांतों में फुल फ्लैश गवर्नमेंट का निर्माण किया जा रहा था। इसीलिए आम जनता में भी और भारत के नेताओं में भी इस चुनाव को लेकर के बड़ा जोश था। चुनाव के परिणाम कांग्रेस के फेवर में रहे। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। इस गवर्नमेंट ने बेहतरीन तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इस विश्व युद्ध में 2 पार्टियां बनी। एक पार्टी जर्मनी, इटली और जापान की थी, जिसे धुरी राष्ट्र कहा जाता था, जबकि दूसरी पार्टी में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया जैसी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। युद्ध शुरू होते ही ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि भारत हर मोर्चे पर ब्रिटेन के फेवर में लड़ेगा, चाहे वह जापान से लड़ाई करनी हो, चाहे इटली से लड़ाई करनी हो या जर्मनी से लड़ाई करनी हो, भारत ब्रिटेन के पक्ष में लड़ेगा। इस घोषणा से भारत के नेता अवाक रह गए, शॉक रह गए। उन्हें शॉक इस बात का लगा कि इतना महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में चुनी गई सरकारों से सलाह मशविरा करना भी उचित नहीं समझा। इस बात से दुखी होकर के सभी 8 प्रांतों की कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने एक साथ सामूहिक रूप से 1939 में रिजाइन कर दिया। इससे ब्रिटेन और भारत के बीच एक संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये स्थिति ब्रिटेन के फेवर में नहीं थी। ब्रिटेन को इस समय भारत के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता थी, क्योंकि ब्रिटेन को इस बात का पूरा अंदाजा था, भारत के सक्रिय सहयोग के बिना द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं जीता जा सकता है। तो कांग्रेस के इस निर्णय से ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारत के बीच एक संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्रिटेन ऐसी किसी भी स्थिति को सपोर्ट करने के फेवर में नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के मकड़ जाल में बुरी तरह से उलझा हुआ था। ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि ऐसी विषम परिस्थितियों में एक अलग फ्रंट, एक अलग मोर्चा खोला जाए। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को मनाने की पॉलिसी अपनाई। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा किया गया। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत के सभी महत्वपूर्ण नेताओं से बात की और उनके सामने एक ऑफर रखा। प्रपोजल ये था कि अगर भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सक्रिय सहयोग करे तो भारत को तुरंत ही डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने का मतलब हो गया कि भारत में ब्रिटेन की नाम मात्र की सरकार रहेगी, भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों द्वारा ही संचालित की जाएगी। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रपोजल ये रखा गया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, युद्ध समाप्ति के बाद हम भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी, जो भारत का संविधान तैयार करेगी और उसी संविधान के अनुरूप भारत की शासन व्यवस्था को आगे चलाया जाएगा। तो इस तरह
1940 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि भारत की एक संविधान सभा होगी, जिसका चुनाव भारत की जनता द्वारा किया जाएगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही महत्वपूर्ण दलों ने लॉर्ड लिनलिथगो के ऑफर को, जिसे हम अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं, ठुकरा दिया। लॉर्ड लिनलिथगो का प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक प्रयास सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के माध्यम से किया गया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लेबर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो प्रो इंडियन है, यानी भारत का सपोर्ट करते हैं, भारत का समर्थन करते हैं। इसी कारण भारत में महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता उनके अत्यंत करीब थे। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस समय की कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया सर विंस्टन चर्चिल ने अपोजिशन से सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। इसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स 1942 में इंडिया आए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना से अलग अलग बैठकों में बातचीत की। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने भी बहुत कुछ वही बातें दोहराई जो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 2 साल पहले की जा चुकी थी। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने भारत को आश्वासन दिया कि अगर अभी आप हमारा सपोर्ट करते हो तो आफ्टर द एंड ऑफ वॉर वी विल फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। युद्ध समाप्त होने के बाद हम एक संविधान सभा बनाएंगे, जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन नेहरू और गांधी इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुए। महात्मा गांधी जी ने तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के इन प्रस्तावों को दिवालिया बैंक के चेक का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा कि आज ब्रिटेन की स्थिति ऐसी है कि उसका भविष्य क्या होगा यही उसे पता नहीं है और वह हमारे भविष्य को बनाने की गारंटी ले रहा है। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को सिरे से नकारने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत में एक व्यापक जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से महात्मा गांधी ने लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। सारा घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा था और होते होते 1945 आ गया। 1945 का वर्ष दुनिया के लिए एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है। इस वर्ष ने दुनिया को एक नया शेप दिया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पर सब तरफ से दबाव पड़ने लगा कि अपनी कॉलोनीज को फ्री करे, जिससे कि इन फ्यूचर किसी तीसरे विश्व युद्ध से बचा जा सके। ब्रिटेन पर भारी दबाव के चलते ब्रिटेन ने भी मन बना लिया कि अब वो भारत को आज़ाद करेगा या भारत को छोड़कर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब यहाँ पर यह खड़ी हो गई थी कि अगर भारत को आज़ाद किया जाए, अगर भारत को स्वतंत्र किया जाए तो भारत की सत्ता किसके हाथ में दी जाए, क्योंकि उस समय सत्ता के 2 दावेदार थे। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसा नहीं है कि भारत में इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए लोकल स्तर पर कुछ नहीं किया गया। भारत के तमाम बड़े नेता जैसे सी राजगोपालाचारी, जैसे भूला भाई देसाई, जैसे महात्मा गांधी जैसे लोगों ने कोशिश की, तमाम प्रयास किया, लेकिन उन्हें इस दिशा में कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बड़ी असमंजस में थी। उसने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा। इस दल की अध्यक्षता तत्कालीन भारत सचिव सर पैथिक लॉरेंस द्वारा की जा रही थी। इनके अतिरिक्त सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहले भी भारत आ चुके थे और भारत मित्र मंत्री के रूप में जाने जाते थे, और एवी अलेक्जेंडर। जून 1946 में ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स का ये दल भारत पहुंचा। इस दल ने भारत के लगभग सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात की, उनसे चर्चा की और इस समस्या का संभावित समाधान ढूंढने का प्रयास किया। मुस्लिम लीग अभी भी अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। मुस्लिम लीग का सीधा मानना था कि पाकिस्तान से कम किसी भी बात पर समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि कैबिनेट मिशन ने आते ही मुस्लिम लीग को स्पष्ट कर दिया कि भैया पाकिस्तान की मांग पर विचार करने हम नहीं आए हैं, यानी हमारे एजेंडे में भारत का पार्टीशन नहीं है। सभी महत्वपूर्ण नेताओं से सलाह मशवरा करने के बाद कैबिनेट मिशन ने अपना एक प्लान तैयार किया, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसमें से कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना में भारत की भावी संविधान सभा का एक खाका, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार भारत की संविधान सभा में
कुल 389 मेंबर्स होने थे, जिसमें से 292 मेंबर्स तत्कालीन ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित किए जाने थे और 4 सदस्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, यानी टोटल 296 मेंबर्स आउट ऑफ 389 मेंबर्स, टोटल 296 मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड, इनका निर्वाचन किया जाना था। बाकी 93 मेंबर्स उस समय विद्यमान तमाम प्रिंसली स्टेट्स, तमाम देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किए जाने थे। अब संविधान सभा के 296 सदस्यों 296 मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, इनको चुनेगा कौन? तो इसके लिए ये प्रोविजन किया गया, तो इसके लिए ये प्राविधान किया गया कि इनका चुनाव प्रांतों के एमएलएज द्वारा कराया जाएगा। जो प्रांतों के विधायक हैं, प्रांतों के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो 296 मेंबर्स को सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनेंगे। यहां मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जब भी जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है, तो जब भी यहां मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में 2 तरह का चुनाव होता है। एक चुनाव, हमारे देश में निर्वाचन के 2 तरीके, यहां मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में निर्वाचन के 2 तरीके प्रचलित हैं। एक चुनाव का वह तरीका होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। जिस विधि से जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, उस विधि को द फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब किसी प्रतिनिधि का चुनाव जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अगस्त 1946 में चुनाव करवाया गया। इन इलेक्शंस में कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुईं। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें प्राप्त हुई। 73 सीटें, इतना निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद मुस्लिम लीग को स्पष्ट हो गया कि अब भारत में रह करके सत्ता नहीं पाई जा सकती है, क्योंकि सत्ता के लिए तो बहुमत चाहिए और कितनी भी अपनी स्थिति सुधारेंगे तो 73 से कितना बढ़ा कर ले जाएंगे हम। मुस्लिम लीग को तो फटाफट सत्ता चाहिए थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की उम्र वैसे भी हो चली थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि इंतकाल होने से पहले वो एक बार वजीर आजम बन जाए। उनका यह सपना अखंड भारत में पूरा होने वाला उन्हें नहीं दिख रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने इन चुनावों के परिणामों को देख करके मोहम्मद अली जिन्ना इतना घबरा गए कि उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो हम उंगली टेढ़ी करेंगे, अर्थात हम मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। मुस्लिम लीग के सपोर्ट से पूरे भारत में मुस्लिम लीग द्वारा प्रायोजित दंगे भड़क गए। खासकर बंगाल और पंजाब दंगों की आग में पूरी तरह से जलने लगा। ऐसी ही विपरीत परिस्थितियों में 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। यह दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि सदियों पुराना भारत का वह सपना कि भारत की जनता भारत के ऊपर राज करेगी की शुरुआत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज साकार हो रहा था। संविधान सभा की इस प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्य शामिल हुए। मुस्लिम लीग द्वारा इस सभा का बहिष्कार किया गया। इस सभा की अध्यक्षता इसी सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की गई, कुछ औपचारिकताएं पूरी की गई, जिनमें सबसे बड़ी औपचारिकता यह थी कि भारत के इस हिस्टोरिक इवेंट को
सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने अपनी अपनी ग्रीटिंग्स इंडिया को भेजी थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा उन ग्रीटिंग्स को एक एक करके पढ़ा गया। इसके बाद कुछ सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने भी संविधान सभा के प्रति अपना आभार और भारत के एक उज्जवल भविष्य की कामना की। संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। यह दिन भी पूरी तरह औपचारिकताओं से भरा रहा। संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर को बुलाई गई। इस तीसरी बैठक में संविधान सभा ने अपना एक स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर यानी परमानेंट चेयरपर्सन के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए। इसी दिन संविधान सभा ने अपना एक उपाध्यक्ष भी चुना। एच.सी. मुखर्जी जो बेसिकली बंगाल के रहने वाले थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान सभा का लीगल एडवाइजर यानी विधि सलाहकार बनाया गया। H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बाद संविधान सभा की चौथी बैठक 12 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की कार्यवाहियों के सुचारू संचालन हेतु कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए गए और इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संविधान सभा की पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सम्मुख एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव में उन बातों का जिक्र किया गया था जिसको ध्यान में रखकर देश के भावी संविधान का निर्माण किया जाना था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गाइड के रूप में कार्य किया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 महिलाओं को बतौर सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये उस जमाने में भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि भारत के संविधान के निर्माण में 15 महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है, 15 महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। इन 15 महिलाओं के नाम का उल्लेख मैं एक बार जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि यही वो महिलाएं हैं जो हमारे विकास के आरंभिक चरण में महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य अम्मू स्वामीनाथन, ये मद्रास से थी। दूसरी दक्षयानी वेलायुधन, ये कोचीन केरला से थी। तीसरी सदस्य बेगम एजाज रसूल, आप उत्तर प्रदेश से थी। यहाँ परीक्षा में पूछे जाने लायक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि बेगम एजाज रसूल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इकलौती मुस्लिम महिला सदस्य थी। इसके बाद चौथी महिला सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख। संविधान सभा की पांचवी महिला सदस्य हंसा जीवराज मेहता। संविधान सभा की छठवीं महिला सदस्य कमला चौधरी, आप लखनऊ से थी। सातवीं लीला राय असम से। आठवीं मालती चौधरी। नौवीं पूर्णिमा बनर्जी इलाहाबाद से। 10वीं राजकुमारी अमृत कौर। 11वीं रेणुका राय। 12वीं सरोजनी नायडू, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके बाद 13वीं सदस्य थी सुचेता कृपलानी। 14वीं सदस्य विजय लक्ष्मी पंडित और 15वीं सदस्य एनी मैसरीन थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट न करने के कारण और अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण स्थितियां दिन प्रतिदिन लगातार खराब होती चली गईं। बंगाल और पंजाब सहित पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों ने भयावह रूप ले लिया। ऐसी ही स्थिति का सामना करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल के स्थान पर भारत भेजा गया। उन्होंने बहुत बारीकी से भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का अवलोकन किया। इसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर क्लीमेंट एटली से चर्चा करने के लिए वे वापस लंदन गए और लंदन से वापस आकर के 3 जून 1947 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली घोषणा तो ये थी कि भारत का विभाजन होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तब तक भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारा काम कर लिया था। बस उस कार्य को व्यवस्थित और लिपिबद्ध किया जाना था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और इसी के साथ शुरू हुई संविधान सभा की दोहरी भूमिका। जब भारत के संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और उस समय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का कार्य किया जाता था।
इसके अलावा 15 अगस्त 1947 से ही भारतीय संविधान सभा ने भारत की इंटरिम संसद का कार्य करना भी शुरू कर दिया। देखिए, भारत आजाद हो गया था। अब भारत को चलाने के लिए, भारत की सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए एक पार्लियामेंट की भी जरूरत थी, एक संसद की भी जरूरत थी, और संसद के चुनाव अभी हुए नहीं थे। और चुनाव होते भी तो कैसे होते, हमारे पास अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्शन करा सके। तो तब तक के लिए, जब तक कि हमारा संविधान ना बन जाए, जब तक ये संविधान लागू ना हो जाए, जब तक संविधान के प्राविधानों के अनुरूप भारत में चुनाव ना करा लिया जाए, तब तक के लिए ये तय किया गया कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आखिर ये भी जनता द्वारा चुनी गई है। ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये संविधान सभा है, यही संसद का काम करेगी। तो इस तरह से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभानी शुरू कर दी। जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तो विष्णु गणेश मावलंकर जी, ही वॉज फ्रॉम गुजरात। आप गुजरात के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और गुजरात से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। तो वी.जी. मावलंकर जी, यानी विष्णु गणेश मावलंकर जी, तब संसद के अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर के तौर पर कार्य करते थे। इस अंतरिम संसद के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते थे। अब लोकसभा या राज्यसभा जैसी तो कोई चीज़ अभी थी ही नहीं कि हम कहें लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर या राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते थे। हाँ, उस समय की जो अंतरिम संसद थी उसके अध्यक्ष के तौर पर जब पूछा जाए तो उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि वी.जी. मावलंकर जी विराजमान होते थे। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्ट्रक्चर में भी देखने को मिला। अब आज़ाद भारत की जो संविधान सभा थी, यानी 15 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा थी, उसकी कुल सदस्य संख्या घटकर मात्र 299 रह गई। 299 रह गई, जिसमें से 229 मेंबर्स वेयर इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंसेस, जिसमें 229 सदस्य प्रांतों से निर्वाचित थे तथा 70 सदस्य मनोनीत किए गए थे प्रिंसली स्टेट्स से। तो मित्रों, कहानियाँ लंबी होती हैं लेकिन समय कम पड़ जाता है और हड़बड़ी में कुछ किया जाए इससे काम बिगड़ जाता है। इसलिए हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम छोटे छोटे वीडियोस को कई एपिसोड्स में देंगे, जिससे एक दिन में आप पर्याप्त समझ सको और छोटा छोटा डोज आप हजम भी कर सको, और हमारे लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करने या वीडियो की एडिटिंग करने में भी हमें सहूलियत हो। तो ज्ञान का ये जो पिटारा है, इसको बीच में ही बंद करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले एपिसोड जो हमारा इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर ही होगा के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।